कानपुर में कबाड़ी वाले को लग जाती है रसियन लड़कियों की लत, रोज एक आती एक जाती। 50 साल का शख्स मैले कुचैले कपड़े पहने हुए अपने कबाड़ खाने पर बैठा हुआ था। उसके पास तभी दो लड़कियां आती हैं, सूट बूट पहने हुए। 22 और 24 साल की लड़कियां थी, बड़ी सुंदर लग रही थी देखने में। वह आकर के बोलती हैं, सर हम नेटवर्किंग का काम करती हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, हम ये आपसे ज़्यादा आपके बारे में जानते हैं। अब वह कबाड़ी था 50 साल का, वह सोचता है आपको मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा कैसे पता होगा। लड़कियां कहती हैं साहब इंटरनेट का ज़माना है, जो भी आप सर्च करते हो हमें पता लग जाता है और फिर इसीलिए हम आपसे ज़्यादा आपकी चॉइस समझते हैं। अब तो वह शख्स जो बैठा हुआ था कबाड़ी वाला देखता रहता उनकी तरफ। लड़कियां सुंदर थी, वह ऐसी ऐसी बातें करने लगती हैं, 50 साल के शख्स को बिल्कुल फ्रेंडली ले लेती हैं। मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो कितने दिनों से जानते हों और उन लड़कियों के साथ मिलकर के 50 साल का आदमी अपने आप को जवान महसूस कर रहा था। कॉलेज और स्कूल के वो दिन उसको याद आ रहे थे जब वह लड़कियों के साथ गप्पे हाँपा करता था और मौज मस्ती किया करता था, बातचीत किया करता था। इस तरह से खुल कर के वह दो लड़कियां उस कबाड़ी वाले से बातचीत कर रही थी और उसके बाद कबाड़ी वाला कहता है तुम मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा क्या जानती हो। लड़कियाँ लैपटॉप निकालती हैं और फिर लैपटॉप में कुछ चीज़ें उसको दिखाने लगती हैं कि आपको ये चीज़ें पसंद है, आपने ये चीज़ सर्च की थी, और फिर कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाने लगती हैं जिनके ऊपर कपड़े नहीं थे, रसियन औरतें थी, वो बिना कपड़ों के थी फोटोज़ में। और फिर वह कहती हैं कि ये भी आपने सर्च किया था। अब तो कबाड़ी वाला देखता है कि लड़कियों को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, बिल्कुल सामने मुंह पर बोल रही है। चलो ठीक है, इनका व्यापार होगा, काम है इनका। वह कहने लगता है कि जो ये चीज़ें दिखा रही हो तुम मुझे, क्या ये मुझे प्राप्त हो सकती हैं। लड़कियां एकदम से बोलती हैं हाँ हाँ बिल्कुल प्राप्त होंगी सर, हम आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे और इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं, यही तो हमारा बिजनेस है। अब तो यह खुश हो जाता है 50 साल का कि जो मैंने इंटरनेट पर ढूंढा था वो सारी चीज़ें मेरे सामने आ चुकी हैं। अब ये एकदम से उनसे कहने लगता है कि क्या मेरे लिए अवेलेबल करवा सकती हो इन चीज़ों को। वह बिल्कुल कह देती है हाँ बिल्कुल अवेलेबल करवाएंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस कहानी के अंदर जो होता है, यह कहानी कहाँ जाकर रुकती है, 1.5 करोड़ का यहाँ पर नुकसान हो जाता है। अच्छा व्यापारी था, लखपति करोड़पति था, यह कबाड़ी कोई हल्के में नहीं था। कबाड़ी हल्के में रहते भी नहीं है, बहुत पैसे वाले होते हैं। तो क्या हुआ था इसके बाद इस कहानी के अंदर, इस कहानी की पूरी पटकथा जब आप सुनोगे तो एक सीख मिलेगी और एक सबक मिलेगा इस कहानी को सुनने के बाद। अंत में पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर, जहां पर चुन्नीलाल नाम का एक 50 साल का कबाड़ी का व्यापारी रहा करता था। लाखों का कबाड़ी का व्यापार उसका था, बड़ा एक तरह से उसका, एक तरह से कहते हैं ना, जो कबाड़ खाना था, बहुत बड़ा कबाड़ खाना था। उसकी पत्नी जो घर पर रहा करती है, बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, उससे छोटा बेटा है जो कि कॉलेज में पढ़ता है, उससे छोटी एक बेटी और है 1.5 साल। उसकी शादी की तैयारियां में ये जुटे हुए हैं, यानी कि 1-2 साल में शादी करनी है। तो अब इस तरह से ये भरा पूरा परिवार है। लेकिन एक कमी है इस परिवार के अंदर। जो 50 साल का चुन्नीलाल है, कबाड़ खाने का मालिक, वह अपने घर पर कितनी देर के लिए जाता होगा। सुबह 7-8 बजे वह दुकान पर आ जाता है। घर उसका 2-3 किलोमीटर दूरी पर है। दुकान पर आने के बाद पूरे दिन भर टीन प्लास्टिक का हिसाब किताब जोड़ना और यही उसके दिमाग में चलता रहता है। रात को वह 9-9, 10-10 बजे घर पर लौटता है। घर जाने के बाद पत्नी से प्यार की 2 बातें करना चाहता है, लेकिन पत्नी उसको झड़प दिया करती, कह दिया करती मैं थक गई हूँ, पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ। क्या वो पति नहीं थकता था, पूरे दिन कबाड़ी का काम किया करता था। तो पत्नी उसको ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं देती और ये कहा जाता है पत्नी के द्वारा तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, बेटियों की शादी हो गई, तुम दूर रहा करो। लेकिन दोस्तों इंसान के अंदर जो वासना होती है, उसकी शारीरिक ज़रूरतें होती हैं, वो कहीं ना कहीं उसको अंतर मन में चोट दिया करती हैं। और फिर जब वह वासनाएं पूरी नहीं होती हैं तो एक वासना का गुबार उठता है शरीर के अंदर और वासना दुगनी तिगनी चौगुनी होती चली जाती है। अगर वासना तृप्त हो जाए तो वह वासना थोड़ा थम जाती है, लेकिन वासना मिले नहीं या शरीर की ज़रूरत पूरी ना हो तो वह और ज़्यादा विकट रूप धारण कर लेती है। अब इसी चक्कर में क्या होता है दोस्तों,
चुन्नी लाल जो होता है अपने फ़ोन पर ऐसी वैसी वीडियोस देखने लगता है, उम्मीदें करने लगता है कि काश ये लड़की मेरे पास आ जाए, मेरी पत्नी तो किसी कर्म की है नहीं, हरदम मुझे झटकती रहती है और दूर भगाती रहती है। अब उसके बाद इस तरह के सपने सजाया करता और फ़ोन में देखा करता। और आपको पता है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग आजकल इतनी फैल चुकी है, हम यूट्यूब पर भी या फेसबुक पर भी किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा सर्च कर लेना तो उसी चीज़ से रिलेटेड बहुत सारे विज्ञापन आने लगते हैं। उनको पता लग जाता है कि इस आदमी ने ये चीज़ सर्च की है तो इसको इसकी ज़रूरत है, तो इसके सामने ऐसी ही चीज़ों को भेजा जाए। ऐसी मार्केटिंग अब फिलहाल चली हुई है। तो ऐसा अब मतलब पॉजिटिव में कहते हैं ना, एक तरह से फिजिकली भी होने लगा है, लोग घर पर भी आकर के चॉइस पूछने लगे हैं। ऐसा ही यहाँ पर होता है। सालू और रेशमा नाम की दो लड़की गोदाम पर लैपटॉप लेकर आती हैं और कहती हैं 2 मिनट चाहिए सर हमें आपके। वह 2 मिनट दे देता है। कहती हैं हम सर्विस देती हैं, जो आपको चाहिए वो हमें पता है कि आपको क्या चाहिए। फिर लैपटॉप खोलती हैं, रसियन लड़कियों को दिखाती हैं निर्वस्त्र, कहती हैं कि ये आपको चाहिए, हमें पता है, आप इनको सर्च करते हो। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भरोसे में ले लेती हैं उसको, बिल्कुल इस तरह से फ्रेंडली बात करती हैं और कहती हैं कि जिस पर आप उंगली रख दोगे वही आपकी हो जाएगी और आपके पास बिस्तर में आ जाएगी। अब तो यह उंगली रख देता है और कहता है कि मुझे ये लड़की चाहिए, कितने पैसे हैं। वह कहती है पैसों की चिंता मत करो, पहले लड़की आ जाने दो, पहले एंजॉयमेंट करो और उसके बाद पैसे। तो उसके बाद शाम होती है और शाम को वह उसी लड़की को लेकर अपने साथ उसके उस कबाड़ खाने में पहुंच जाती हैं। वहाँ पर अंदर वाला कमरा था और उसमें फिर इस लड़की को उसके साथ कर दिया जाता है। कबाड़ी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वही लड़की है ये तो, जो मैंने इंटरनेट पे देखी थी, बताओ मेरे कितने बड़े भाग्य हैं। और फिर उसके साथ रंगल मंगल करता है। बाद में फीस पूछता है तो वह 15,000 रुपये बताती हैं और यह कबाड़ी वाला उनको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देता है कि तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब तो दोस्तों यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता है। वह जिस भी लड़की के ऊपर उंगली रखता वही लड़की वहाँ पर हाजिर हो जाया करती और पैसे लुटाने लगता है। हर रोज़ का सिलसिला हो चुका था, कभी रसियन, कभी लड़की, कभी 20 साल की, कभी 25 साल की, कभी 30 साल की, जैसा उसका मन करता उस तरह से लड़कियों को वह उंगली रख देता और पैसे देता और लड़की को अपने पास मंगा लेता। तो इस तरह से मामला चलता रहता है। धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरह से मामला बढ़ता जाता है। ऐसी कौन सी लड़की नहीं होगी जो उसने उस इंटरनेट की वेबसाइट से जिसको बुलाया ना होगा। अब तो चुन्नीलाल मजे ले रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर जो सालू और रेशमा थी, ये 2 लड़कियाँ, इनके साथ भी वह मज़े लेना चाहता है और यह लड़कियां ऐसी थी अपने आप को भी अवेलेबल कर देती हैं कि ठीक है सर, हम भी आपके लिए, हमारा बिजनेस है, हमें इससे कोई वो नहीं है गुरेज, आप हमारे साथ भी संबंध बना सकते हो। और वह 50 साल का आदमी उन दोनों लड़कियों के, एक 22 साल की, एक 24-23 साल की थी, उनके साथ भी एक साथ संबंध बनाता है। उसको बड़ा मज़ा आता है कि भाई मैं तो बस ये लगा लो स्वर्ग में हूँ, ऐसा मज़ा तो कभी मुझे मिला ही नहीं। पूरी गृहस्थी गुजार दी मैंने, मेरी पत्नी ने आज तक इतना खुश होकर के मुझे प्रसन्न नहीं किया, ना ही मेरे शरीर की इच्छा पूरी की। वो तो बस बोझ है छाती पर, उनके लिए तो कमाते जाओ और बस उनको देते जाओ, बाकी खुशी देना उनका कोई काम ही नहीं है, उल्टा झड़प देती है। इस तरह से अपने आप को भाग्यशाली समझता है। अब पैसे बर्बाद होते जा रहे थे, रात दिन मौज मस्ती। उसको तो ऐसा एक लूप होल पता लग गया था कि भाई यहाँ से बस उंगली पर क्लिक करो उंगली से और तुरंत हाजिर हो जाएगी लड़की। अब ये जो 2 लड़कियाँ थी, सालू और रेशमा, यह भी उसके साथ हम बिस्तर हो चुकी थी। इनका क्या काम था, ऑर्केस्ट्रा पार्टी किया करती थी ये, वहाँ पर लड़कियों से कांटेक्ट रखती थी। 25 से 30 लड़कियाँ एक साथ में रखती थी ये, सुंदर सुंदर लड़कियाँ थी और उनसे ये काम करवाया करती थी। एक वेबसाइट बना रखी थी, उस पर जो क्लिक करता है, जो पसंद करता है, उसके पास पहुंच जाया करती और इन लड़कियों को उसके सामने पेश कर दिया करती और काफ़ी पैसे, मान के चलो 15,000 रुपये ये लेती थी तो उसमें से 5,000 रुपये लड़की को दिए जाते और 10,000 रुपये ये खुद रखा करती थी। उनके आने जाने का खर्चा भी खुद ही उठा लिया करती थी। तो इस तरह से इनका धंधा चला हुआ था। अब क्या होता दोस्तों, चुन्नीलाल जो होता है उसको 1 साल बीत जाता है और वह रुकने का नाम ले ही नहीं रहा था। उसको दोबारा से मानो जैसे यौवन की भरपूर कलियां उसके तन बदन में खिल रही हों, इस तरह से उसको लग रहा था। अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था बिल्कुल। धीरे धीरे दोस्तों 1.5 साल गुजरता है और 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर उसने करोड़ों रुपए लड़कीबाजी के ऊपर फूंक दिए थे। अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा था कि भाई ज़िंदगी तो ये है, मैं कहाँ पैसा कमा कर तिजोरी में रखता जा रहा हूँ। पत्नी भी ढंग से बात नहीं करती है, ना टाइम पर बातचीत करती है, बस ताने मारती रहती है और
बस पैसा चाहिए इन लोगों को, तो वह अपना तन बदन खोल करके खूब पैसा खर्च करता है। अब दोस्तों छोटी बेटी की शादी का समय आने वाला था, क्योंकि उसकी सगाई काफ़ी साल पहले कर रखी थी और अब शादी की तैयारियां थी। 70 लाख रुपए उसमें लगने थे और किसी को कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि वह आदमी सबसे अमीर था अपने मोहल्ले में। और अब यहाँ पर दोस्तों वह आदमी देखता है कि उसका अकाउंट तो खाली हो चुका है। 70 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊं बेटी की शादी के लिए? तो अपने यार दोस्तों से, रिश्तेदारों से मांगने लगता है। यार दोस्त सुनकर भी हैरान हो जाते हैं, अरे ये तो लोगों को पैसे दिया करता था, आज ये पैसे इकट्ठा कर रहा है, आखिर क्या मामला हो चुका है, क्या बात हो चुकी है? तो जो यार दोस्त होते हैं ना, वह अचंभे में थे। और उसके बाद वह जब कर्ज मांगने उनके पास जाता है तो लोग हैरान थे, और अब उसकी पत्नी से जाकर कह देते हैं कि तुम्हारा पति तो इतने पैसे मांग रहा है। लेकिन वह यार दोस्तों से कहा करता था कि भाई मुझे कुछ दिन के लिए पैसे दे दो, मेरे व्यापार में थोड़ा सा घाटा आ गया है। पत्नी को जब पता चलता है तो पत्नी परेशान, हैरान, क्योंकि पत्नी को इतना विश्वास था कि उसके पति के अकाउंट में इतने पैसे तो हैं, बेटी की शादी कर देगा, उसके बाद भी काफ़ी पैसा बचा रहेगा। लेकिन आज बेटी की शादी के लिए भी इधर उधर से मांग रहा है, क्या किया इसने? और उसके बाद अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती है, कहती है कहाँ गए पैसे, क्या हुआ? अब उसके बाद वह यही कहता है कि मुझे व्यापार में घाटा आ गया। लेकिन जो पत्नी होती है गहराई से जांच पड़ताल करती है, उसके कबाड़ खाने की दुकान पर जाती है तो वहाँ पर जो मजदूर लगे हुए थे उनसे पूछताछ की जाती है। तो वह मजदूर बोलते हैं कि मैम साहब, अंकल जी तो बस और ही दुनिया में हैं, लड़कियां लाते हैं, एक एक दिन में कई बार तो 2-2 लड़कियां बुला लेते हैं और अंदर वाले कोठे में पड़े रहते हैं। उसको बिजनेस का ध्यान है ही नहीं अब कई साल से, मतलब 1.5 साल से। ये सारी बातें जब पत्नी को पता लग जाती हैं कि पति काम पर ध्यान नहीं दे रहा है, बस लड़कीबाजी करने लगा है, वह सारे परिवार को बता देती है। और उसके बाद दोस्तों पूरे परिवार में हंगामा मच जाता है, यार रिश्तेदार सब इकट्ठा होते हैं, पुलिस को भी बुला लिया जाता है। रेशमा और सालू को पकड़ा जाता है, लेकिन चुन्नी लाल ने अपनी पत्नी से तुरंत तलाक मांग दिया था कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं। पत्नी कहती क्या हुआ? तो वह सारी बात बताता है यार दोस्तों को, अड़ोसी पड़ोसियों को, कि मुझे सिर्फ मैं जानवर समझा हुआ हूँ, दिन भर दुकान पर रहता हूँ, शाम को जाता हूँ, मेरे सामने थाली रख दी जाती है खाने की, खा लो और सो जाओ। क्या मेरी ज़िंदगी नहीं है? क्या मैं नहीं जानता अपना शारीरिक सुख लेकर के? ये अपने बच्चों में और अपने घर परिवार में व्यस्त है और इसको कोई मतलब नहीं है मुझसे, मैं भला करूं तो करूं क्या? अब अड़ोसी पड़ोसियों को पता लग जाता है कि मामला घर से ही गड़बड़ है, पत्नी ही इसकी मक्कार है जो इसको शारीरिक सुख भी नहीं दे पा रही है। और उसके बाद आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि तू ऐसा कर, तलाक मत ले। चुन्नीलाल तलाक के लिए पीछे पड़ गया था, मुझे इससे तलाक चाहिए, मैं क्या करूँगा इसका, जब मेरा शारीरिक सुख पूरा नहीं हो रहा, इसका पेट भरना, इसके खर्चे उठाना मेरा मतलब क्या है? मैं तो कमाऊंगा और मज़े से रहूँगा ज़िंदगी में, बच्चे अपनी राह रहेंगे और जो प्रॉपर्टी है वो बच्चों की हो जाएगी, मुझे इसके साथ नहीं रहना। इसी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। अब तो आस पड़ोस के लोग उसकी पत्नी को भी समझाते हैं, कहते हैं शादी को हो लेने दो, तलाक मत लो। पत्नी भी समझ जाती है कि कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है, और उसके बाद पत्नी उससे माफ़ी मांगती है कि ठीक है मेरी ही गलती है, क्योंकि जब भी वह पति अपनी पत्नी के पास जाया करता, मूड में रहा करता, तो पत्नी उसको झटक दिया करती, कहती तू सो जा आराम से, अपना काम देख। तो इस तरह से दोस्तों उसकी जान की गले की हड्डी बन चुकी थी उसी की पत्नी, और फिर उसने ऐसा कदम उठाया था और पत्नी ने स्वीकार भी किया। अब दोस्तों तलाक नहीं होता उनका, और जो 2 लड़कियां होती हैं उनको वह छुड़वा देता है, रेशमा और सालू को। वह कहता है कि इनका क्या कसूर है, ये तो अपना बिजनेस करती हैं, जैसे हम कबाड़ी का बिजनेस करते हैं ऐसे ये करती हैं, मैं कोई बच्चा थोड़े जो मुझे इन्होंने फंसा लिया, मेरी मर्जी थी, मैं अपनी मर्जी से बुलाता था, इनको छोड़ दीजिए, मेरा इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। तो उन लड़कियों को छुड़वा देता है और उसकी खुद की पत्नी अब उसके साथ प्यार से रहने लगती है, दोनों एक साथ बेडरूम में टाइम स्पेंड करने लगते हैं, दोबारा से वो जैसे शादी हुई थी उस तरह से रहने लगते हैं। तो अब इस चुन्नीलाल को भी कोई शिकायत नहीं है और ना ही अब यह लड़कियों को बुलाता है। अपनी बेटी की शादी अब तो कर देता है इधर उधर से पैसे लेकर, लेकिन उसका कारोबार बहुत बड़ा था, थोड़ा सा कारोबार की तरफ ध्यान देता है, फिर से पैसों की बारिश होने लगती है और फिर से अपना जीवन चलने लगता है। इस तरह से पत्नी लाइन पर आई थी दोस्तों, लेकिन यह परेशान था इसीलिए इसने ये कदम उठाया था, इसका कहना ये था। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और ये बात जहाँ तक है वो सही भी है कि भाई पार्टनर अगर सुख नहीं दे पाएगा तो फिर दूसरा पार्टनर क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं तो मुँह मारेगा ही मारेगा, क्योंकि शारीरिक ज़रूरतें भी इंसान की बुढ़ापे तक रहती हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं रवि प्रकाश,
शौकत अली हमारे भाई कमेंट करते हैं दिल्ली से। और उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से, सुशील चौधरी भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। और भाई साहब तुम दोनों भाई ने लोगों को बहुत कुछ सीखने को कहा, लेकिन वो फिर भी कोई नहीं समझते, और जो समझ गया वो निखर गया और जो नहीं समझा वो बिखर गया। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से। जी समाधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश मेरी सच में ही यही रहती है हम दोनों भाइयों की कि घटनाएं जो घटती हैं समाज के अंदर, इनके पीछे का जो लूप होल है ना, कहाँ पर इंसान ने गलती की, क्या गलती नहीं करनी चाहिए थी और कैसे जीवन बिगड़ने से बच सकता था, उन चीज़ों पर हम प्रकाश डालते हैं जिससे कि किसी की समझ में आए। सिर्फ कहानी खबर नहीं बताते कि भाई ऐसा हो गया, हम ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि अगर वो ऐसा ना करते तो ऐसा नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी सीखने की बातें हैं। अगर आप सीख सको, अपने जीवन में अप्लाई कर सको, तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेंगे कि किसी एक का जीवन बच जाए हमारी वजह से, हमारी छोटी सी सीख की वजह से, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम होता है। एक बार ऐसा हुआ था, आज से 2-3 साल पहले, बिहार के अंदर एक छोटे से गांव में एक लड़का जो कि नहर में कूदने जा रहा था और उसने हमारी वीडियोस वगैरह देखी थी और वीडियोस देखकर कुछ ऐसी कहानी उसके हाथ लग गई थी जिसमें ऐसा ही मामला था जैसा उसकी पत्नी ने धोखा दिया, उसी के ठेकेदार जहां पर मजदूरी किया करते थे उसी को लेकर भाग गई थी। ऐसी कोई कहानी उसके हाथ लग गई थी जो हमने बताई थी। और उसमें हमने यही कहा था कि भाई अपने जीवन से लड़ो, किसी और के लिए अपने इतने अनमोल जीवन को क्यों ख़त्म करना। इससे तो अच्छा आप भगवान की भक्ति में खो जाएं, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ऐसी कुछ बातें थी। तो उसने फ़ोन करके कहा था, भाई साहब आपकी वजह से मैं इस दुनिया को मतलब अलविदा कहने ही वाला था। अगर आपका वीडियो नहीं देखता नहर के पास बैठकर तो भाई गड़बड़ हो जाता, इस दुनिया को छोड़ जाता। और एकदम से टेंशन ख़त्म हो गई। अब मैं उसका चिंतन मनन ही छोड़ दूंगा। जो मुझे छोड़कर भाग गई मेरी वो क्या लगती है, मैं उसके लिए अपना जीवन ख़राब क्यों करूं। और फिर उसके बाद उसने एक कोई नई शुरुआत की। शायद उसके बाद मुझे लगता है उसकी माँ ने उसकी दूसरी शादी करवा दी थी और फिर जीवन हंसी खुशी उसका चलने लगा था। उसके बाद हमारे साथ जय यादव अहिरान कमेंट करते हैं, और आपने मेरा भी नाम ले लिया करो सर। जी आपका नाम लिया है जय यादव भाई। राज कपूर शाह कमेंट करते हैं, भाई कैसे हो, बहुत अच्छा लगा आपका कहानी सुनकर, कैसे सुनने वाला कराए, मेरा नाम राज कपूर है, बिहार के रहने वाला हूँ, सच में चाहता हूँ। तो राज कपूर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप खूब सपोर्ट करते हो। मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं, आपका वीडियो से समाज में अच्छा संदेश जाता है और इसको समझना चाहिए, आप बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। जय श्री राम, जिला गोपालगंज, बिहार, 28 वार्ड नंबर 23 से। तो मुनमुन श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और आप लोगों का आशीर्वाद होता तभी मैं अच्छे से सुना पाता हूँ, वरना मैं तो कोई किस खेत की मूली हूँ। और आपका आशीर्वाद रहता, आप सभी भाइयों का, जितने भी दर्शक हैं और पूरी फैमिली है मेरी, तभी मैं सब काम कर पाता हूँ। राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं, बाहर कानून के रखवाले। परवेज आलम कमेंट करते हैं बिहार से, और घनश्याम यादव कमेंट करते हैं, राजू महंत कमेंट करते हैं, और पंडित ललित भारद्वाज कमेंट करते हैं, चंदन गुप्ता कमेंट करते हैं, रमाकांत कुशवाहा हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, रजत सैनी हैं, सूरज डी अमर भाई फिजी से कमेंट करते हैं, और जानकी गंगवार हमारे बहन लगातार हमारे वीडियोस पर कमेंट करती हैं। और उसके बाद हमारे साथ मोनू जैन हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रहेगा उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।